नमस्कार 11 स्पेशल में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। जातीय सर्वेक्षण पर सियासत। अभी सीएम चंपाई सोरेन की कैबिनेट ने जातीय सर्वेक्षण की जिम्मेदारी कार्मिक विभाग को सौंपी ही थी। सर्वेक्षण शुरू ही किया जाने वाला है। इसी बीच भाजपा से बाबूलाल मरांडी ने कुछ ऐसा बयान दिए हैं जिसके बाद सियासत गर्मा गई है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जातीय सर्वेक्षण तो पहले ही हो चुका है। आदिवासियों की, मुसलमानों की, दलितों की आबादी को लेकर सर्वेक्षण 2011 में ही किया जा चुका है। उसके बाद भी सर्वेक्षण को लेकर ये मारामारी क्यों? अगर ये है भी तो 4.5 साल पहले क्यों नहीं किए? जब चुनाव का समय आ गया है उस समय मास्टर स्ट्रोक क्यों खेला जा रहा है? सवाल कई हैं, जवाब भी तलाशेंगे अपने अतिथियों से। पहले देखिए ये रिपोर्ट। जातीय सर्वेक्षण पर गरमाई सियासत। बीजेपी ने टाइमिंग पर उठाए सवाल। झारखंड में जातीय सर्वेक्षण को लेकर सरकार एक कदम आगे बढ़ी है। राज्य में जातीय सर्वेक्षण का जिम्मा कार्मिक विभाग को सौंपा गया है। यानी राज्य में जब भी जातीय सर्वेक्षण होंगे, सर्वे करने की जिम्मेवारी कार्मिक विभाग की होगी। कैबिनेट के इस फैसले का कांग्रेस और जेएमएम ने स्वागत किया है। लगभग 4.25 करोड़ लोगों की जो आकांक्षा थी, जिसमें जातीय जनगणना मुख्य रूप से शामिल था और सरना धर्म कोड का भी उसमें निर्धारण होना था, उस पर कैबिनेट ने जो ऐतिहासिक निर्णय लिया है। चूँकि जहां हमारी सरकार है वहां हम कर सकते हैं, तो हमारे प्रभारी आदरणीय गुलाम अहमद मीर साहब और हमने जा कर के अपने मुख्यमंत्री से ये दरखास्त किया था। और जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने भी पहले ये कदम उठाया था कि हमको जातीय जनगणना कराना है, चूँकि उसमें बहुत सारी चीज़ें निहित है। जो आरक्षण की हम बात करते हैं, जो हम सरना धर्म कोड की बात करते हैं, तो वो सारी चीज़ें इसके साथ इसमें निहित रहेंगी। तो वो हम लोग के कैबिनेट का फैसला आ गया है। यह जो निर्णय आया है कल कैबिनेट में जाति जनगणना का, यह राज्य में एक नया आयाम खोलेगा विकास का। विकास की हिस्सेदारी में, सरकारी सेवाओं में एक नया आयाम खोलेगा। झारखंड में जातीय सर्वेक्षण होगा, लेकिन कब होगा इसका टाइमलाइन तय नहीं है। सिर्फ कार्मिक विभाग को जिम्मेदारी मिली है। लेकिन कैबिनेट के फैसले पर सत्ता पक्ष जहां खुश है, वहीं बीजेपी जातीय सर्वेक्षण पर कैबिनेट के फैसले के टाइमलाइन पर सवाल उठा रही है। आदिवासी यहाँ कितनी है, दलित यहाँ कितनी है, मुसलमान यहाँ कितनी है, ये तो सबको जान रहा है। उसके बाद शेष बचते हैं तो हम कहेंगे जिसकी जो सर्वे हुआ है, जिनकी हम सब जानते हैं कि किसकी क्या क्या पॉपुलेशन है, उन वर्गों की क्या क्या हालत है, उसको सरकार को ठीक करना और बाकी को भी सर्वे करना। कोई हम उसका कोई विरोध तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमने कहा कि सिर्फ राजनीति करना उसका कोई मतलब नहीं होता है। राज्य की सरकार का अधिकार का क्षेत्र है। बिहार ने ये काम किया है। अब 3.5 साल बीत गया है। किसने रोका था आपको जातीय जनगणना से? किसी ने विरोध किया था क्या? किसी ने प्रतिरोध किया था क्या? कोई कानूनी अड़चन था क्या? नीतीश कुमार तो करके दिखाए, आपने तो करके दिखाया नहीं। जब चुनाव का समय आया तो झूठे सपने और भ्रम की स्थिति पैदा करने का और मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाने का काम आप कर रहे हैं। आपको तो शर्म आना चाहिए। प्रक्रिया हम लोग शुरू कर दिया है। बीजेपी के लिए चुनावी स्टंट है। देखिए उसका तो हर चीज, कोई चीज में उसको सही नहीं लग रहा है। विपक्ष बढ़ते रहे, हम लोग कम करते रहेंगे। लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने की थी जातीय जनगणना की मांग। सरकार में आने पर जातीय जनगणना कराने का किया था वादा। बिहार में नीतीश सरकार करा चुकी है जातीय सर्वेक्षण। अब झारखंड में जातीय सर्वेक्षण पर आगे बढ़ी सरकार। कैबिनेट ने जातीय सर्वेक्षण का जिम्मा कार्मिक विभाग को सौंपा। जातीय सर्वेक्षण कब शुरू होगा अभी तारीख तय नहीं। झारखंड में नवंबर दिसंबर में विधानसभा चुनाव।
ऐसे में बीजेपी ने फैसले पर उठाए सवाल। न्यूज 11 भारत के लिए राकेश, विपिन और राजेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। समझते हैं पूरे कैलकुलेशन को, अपने अतिथियों का रुख करते हैं। हमारे साथ झामुमो से हेमलाल मेहता जी। हेमलाल जी स्वागत है आपका। कांग्रेस से संजय सिंह साहब हैं। संजय जी स्वागत है आपका। और आजसू से एस अली साहब हमारे साथ हैं। अली साहब स्वागत है आपका। शुरुआत हेमलाल मेहता साहब से। हेमलाल जी, भाजपा कह रही है कि ये जातीय सर्वेक्षण तो पहले ही हो चुका है 2011 में, और अगर आपको कराना था तो सरकार बनते के साथ करवा लेते, अब तो समय ही नहीं बचा कि आप करवा सकें। तो ऐसे में ये क्या चुनावी हमला है, चुनावी साधने के लिए, जनता को साधने के लिए चुनावी दाव है आपका झामुमो का? अभिषेक जी, झारखंड बने, झारखंड किस लिए बना? यहाँ के लोगों के विकास के लिए, झारखंड के विकास के लिए। झारखंड तो विकास कर रहा है, दिन प्रतिदिन झारखंड विकास के राह पर है, विकास कर रहा है। जिस तरीके से रोड बना, बहुत सारी चीज़ों का इंफ्रास्ट्रक्चर बदलता चला गया, झारखंड विकास कर रहा है, हद तक विकास किया है। लेकिन क्या झारखंडी विकास किए हैं? क्या नहीं कर पाए हैं। झारखंडी अभी तक विकास नहीं कर पाए हैं, और इसका एकमात्र कारण है कि यहाँ के लोगों को हक नहीं मिल पा रहा है। बाबूलाल मरांडी जी, आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी से हम पूछना चाहेंगे कि ये कब का आंकड़ा दे रहे हैं? 2011 का आंकड़ा दे रहे हैं। 2011 में केंद्र सरकार का जो ये हुआ था, सर्वेक्षण हुआ था, जनगणना हुआ था, अभी तक उसका खुलासा नहीं हुआ है, उसको पब्लिक डोमेन में नहीं लाया गया है। आप कहेंगे कि उस समय कांग्रेस की सरकार थी। तो भाई कांग्रेस की सरकार थी, किस तरह काहे नहीं की, लेकिन अभी 10 साल से आपकी सरकार है। जब से 2011 तक निरंतर 51 से लेकर के 2011 तक निरंतर जनगणना होती रही, बहुत सारी बाधाएं आई, हैजा, कोलरा, तरह तरह की समस्याएं आती रही वहां, लेकिन कभी जनगणना रुका नहीं। इसलिए नहीं रुका कि यदि जनगणना ही नहीं होगा तो कितने लोग हमारे हैं, कितने लोग निवास कर भारत के निवासी हैं, ये पता कैसे चलेगा कि कौन समुदाय के, कौन कास्ट के कितने लोग हैं, और उसको हक कैसे मिलेगा? तो निरंतर चलता रहा। लेकिन 2011 के बाद 21 में होना था जनगणना, नहीं करा पाए। ये केंद्र सरकार फेलियर रही। 2011 में कहेंगे लोग कि साहब कोरोना था, कोरोना के चलते, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि कोरोना था उसके चलते नहीं हुआ। तो कोरोना था तो क्या मेरे लिए कोरोना नहीं था? झारखंड सरकार के लिए कोरोना नहीं था क्या? झारखंड सरकार के लिए भी कोरोना था। और एक तरह से कहा जाए तो ऑर्फन के रूप में, मैंने एकदम अकेला झारखंड सरकार था, और उस परिस्थिति में संभाला। अभी जो है, आपने जैसे कहा कि 3.5 साल के बाद या 4 साल के बाद ये मुद्दा आया, क्यों आया? ये राजनीतिक मुद्दा बना दिया है लोग, राजनीतिक रोटी सेकने के लिए लोग इस मुद्दा को उठाया है। इस मुद्दा को हमने राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया है। ये 2021 से ही जब कोरोना खत्म हुआ, आदरणीय हेमंत सोरेन की सरकार ने इस पर संज्ञान लिया, और 11 नवंबर 2022 को विधानसभा से पारित करके भेजा। आरक्षण का सीमा जो 50% था, उसको दायरा, उसका दायरा बढ़ाने के लिए। तो आप बोलेंगे सर मैं जातीय जनगणना पर सवाल पूछ रहा हूं। मैं वहीं आ रहा हूं, जातीय जनगणना पर आ रहा हूं। यही जातीय जनगणना आ जाइए सर, बाकी लोगों को भी बोलना है। तो जनगणना में जो आरक्षण का रोस्टर तैयार होना है, तो बिना जातीय जनगणना का नहीं हो सकता है। और ये आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी बोल रहे हैं, तो हम उस आधार पर नहीं कर सकते। तो रोस्टर जो आप तैयार करेंगे एकदम रिसेंटली, पैमानों को बदल देंगे आप? जो 50% से नीचे का पैमाना उसको पार कर जाएंगे?
स्वाभाविक है। बिहार में क्या हुआ, कितना प्रतिशत है, 70% गया कि नहीं गया? हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया सर, गया कि नहीं गया? हाईकोर्ट में है ना? नहीं सर, अपडेट हो जाइए। आज पटना हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है कि आपका ये जो आरक्षण था ये संवैधानिक नहीं था, आज उसको खारिज कर दिया। आप फिर उसी राह पे चलेंगे या 9वीं अनुसूची में डालने के लिए भेज देंगे? फिर ठीक है, तो क्या मैंने ये भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या चाहते हैं कि नहीं हो, जातीय सर्वेक्षण नहीं हो? क्या हमारा एक मिनट सवाल सुन लीजिए सर, मुझे लगता है थोड़ा कंफ्यूजन आपको हो गया। आपने सारे जवाब सही दिए। मुझे ये बता दीजिए कि आरोप ये है भाजपा का आप पर कि अगर आपको ये घोषणा करनी थी, काम करवाना था जातीय सर्वेक्षण, जातीय जनगणना, तो आप 2019 से सरकार में आपने क्यों नहीं कराया? बस ये बता दीजिए। आपके लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए कोरोना 2 साल था, ये गठबंधन झारखंड की सरकार के लिए कोरोना नहीं था। मतलब कोरोना के चलते आप यही कहना है। और क्या भाई, जब कोरोना था तो जिंदगी और मौत का सवाल था। हेमंत सोरेन या झारखंड सरकार किस तरह से काम कर रही थी लोगों को जान बचाने के लिए, वहां जातीय सर्वेक्षण हो सकता था क्या? जब कोरोना खत्म हुआ तो वहां संज्ञान लिया गया कि जातीय जनगणना आवश्यक है। तो क्या चाहते हैं लोग? क्या माने 85% कोरोना के बाद फिर शक्ति प्रदर्शन में भी बहुत साल निकल गए। हाँ, बार सरकार को बचाने में तो जातीय जनगणना करते एग्जैक्टली मैं आपका आभार करता हूं, आपने मेरा समर्थन किया। अली साहब को एक बार आभार हूं। एक सेकंड और फिर बोल लीजिएगा सर, बहुत देर निकल गया, 10 मिनट से बोल रहे हैं। बस एक सेकंड। तो क्या मैंने 85% जो जनसंख्या है, ओबीसी, एसटी, एससी, 85% जनसंख्या क्या बनेगा? 50% में ही रहेगा, उससे ज्यादा नहीं चाहिए इसको हक। और जो 15% है वो 60% का आरक्षण लेगा। तमाम कानून तोड़कर बढ़ा दीजिए सर, लेकिन कानून के दायरे में कीजिएगा जो कीजिएगा। हम एकदम फिर से नहीं आ जाए, कानून के दायरे में आकर के काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अली साहब का रुख करता हूँ एक बार। अली साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे। पहले तो भाजपा ने जो हमला किया है, भाजपा ने जो दावा किया है आपके सामने है। अभी अभी आपने हेमलाल मेहता साहब को भी सुना, कोरोना के चलते जातीय सर्वेक्षण नहीं हो पाया, जातीय जनगणना नहीं हो पाई। क्या 3 महीने में हो जाएगा विधानसभा चुनाव से पहले, या ये मास्टर स्ट्रोक है? नहीं, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि भाई सरकार की कथनी और करनी में बहुत डिफरेंसेस है। और जहां तक जातीय जनगणना का सवाल है तो आजसू पार्टी जो है सदन और सड़क दोनों जगहों पर इसको उठाने का काम किया। और हमारे जो आजसू पार्टी के सुप्रीमो श्री सुदेश कुमार महतो जी ने अभी आप देखे होंगे कि समीक्षा बैठक जो हुई थी, पार्टी का महाधिवेशन जो हुआ था, उसमें भी स्पष्ट रूप से कहा कि झारखंड के सवाल पर, झारखंडियत के सवाल पर, यहाँ के आदिवासी मूलवासी के सवालों पर अगर सरकार जातीय जनगणना कराती है, स्थानीय नीति लाती है, नियोजन नीति लाती है, पिछड़ा वर्ग को अधिकार आरक्षण देती है, तो हम उसके साथ खड़ा रहेंगे। लेकिन सरकार का जो टाइमिंग है, अभी जो कल सरकार ने कैबिनेट में मंजूरी दिया और कार्मिक प्रशासनिक विभाग को उसको जातीय जनगणना कराने की स्वीकृति दी है, तो सवाल ये है कि भाई सरकार के पास 3 महीना का समय है। 3 महीना में वो क्या युवाओं को रोजगार दे पाएगी? क्या वो वार्ड, रांची नगर निगम और निगम निकाय के चुनाव करा पाएगी? क्या वो जातीय जनगणना करा पाएगी? और ऐसे कई हजारों घोषणाएं सरकार के द्वारा किया गया है, क्या वो सबको पूरा कर सकेगी, या फिर ठगने के काम करेगी, या भावनाओं में भड़का के लोगों को वोट लेने का काम करेगी? तो ये सवाल स्पष्ट है कि सरकार का टाइमिंग गलत है और सरकार जो है अपने वादा से मुकर चुका है। सरकार ने कहा था कि भाई हम युवाओं को जो है बेरोजगारी भत्ता देंगे, हम यहाँ के लोगों को जो है नौकरी देंगे, हम स्थानीय नीति लाएंगे, हम नियोजन नीति लाएंगे, हम पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देंगे, लेकिन कहीं पर वो जो है ना सही साबित नहीं हो पाई। आप देखिएगा कि हाईकोर्ट ने कहा था कि आप नगर निगम चुनाव कराओ, अभी आप देख लीजिए कहां पर ये चुनाव हो रहा है। हमारे पार्टी के सांसद जो है सुप्रीम कोर्ट में गए कि पिछड़ा वर्गों की भागीदारी काहे नहीं है निकाय चुनाव में। ट्रिपल टेस्ट की बात आई, ट्रिपल टेस्ट कराने में सरकार विफल साबित हुई, और अभी ये बोल रही है कि हम जातीय जनगणना कराएंगे। तो ये सवाल तो खड़ा होगा ही कि आप जातीय जनगणना कैसे कराएंगे, और कार्मिक प्रशासनिक विभाग करा लेगा क्या जातीय जनगणना? उसके पास वो पावर है, वो सारी व्यवस्था है, सारा मैनेजमेंट है। आप केवल जो है पब्लिक स्टंट दिखाने का काम। सर्वेक्षण कौन करेगा सर? सर्वेक्षण करने के लिए किसी को तो उत्तरदायित्व दिया जाएगा ना। तो जिम्मेवारी आपने किसको दिया? उसके पास पहले से काफी जिम्मेवारियां हैं। आप उसके लिए टीम बनाते, मैनेजमेंट बनाते, वो सारी सुविधाएं मुहैया कराते, उसके बाद ये काम होता है। लेकिन सरकार के पास समय नहीं है, मात्र 3 महीना का समय है। 3 महीना में क्या जनगणना हो जाएगा? तो ये वोट हासिल करने का ये स्टंट है। और सबसे बड़ा सवाल ये है
कि सरकार जो चल रही है उसमें सभी जाति समुदाय का समावेश है क्या? आप देख लीजिए कि दलित समुदाय का भागीदारी सरकार में है ही नहीं। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए अली साहब कि अभी आपने कहा कि सबसे पहले सड़क से सदन तक आजसू ने इस मुद्दे को लाया, आजसू सुप्रीमो ने इसमें बहुत मेहनत की, तो 14 से 19 तक तो आप सरकार में थे, आपने क्यों नहीं लागू करवा दिया? उस समय तो कोरोना भी नहीं था। 14 से 19 में कहां सरकार में थे हम लोग? रघुवर दास की सरकार में आप लोग नहीं थे? सहयोगी के रूप में थे। हाँ, सहयोगी के रूप में थे। और हम लोग उस समय भी मांग कर रहे थे कि झारखंड को स्पेशल स्टेटस दिया जाए, झारखंडियों का जो हक अधिकार है उसको पूरा किया जाए, झारखंड में स्थानीय सरकार से मांग कर रहे थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। झारखंड के सवाल पर, झारखंडियों के सवाल पर आजसू पार्टी अपने सरकार से भी लड़ा है, आगे भी लड़ेगा और झारखंड के हित में, युवाओं के हित में, रोजगार के हित में आगे भी काम करेगा। मैंने आपकी बात भाजपा नहीं सुनती, आजसू पार्टी की बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भाजपा के साथ में रह के भी झारखंडियों के हक अधिकार पर हम लोगों ने काम किया है। झारखंड में आप देखिएगा कि जो ग्रामीण विकास विभाग में हमारे मंत्री थे सुदेश कुमार महतो जी, उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था के तहत महिलाओं को जो है आरक्षण दिया और आज महिलाएं देख लीजिए मुखिया हैं, प्रमुख हैं, जिला परिषद हैं। आप देख लीजिए ये किसका देन है। इसी प्रकार हम लोग चाहते थे कि नगर निगम में भी जो है पिछड़ा वर्गों को, दूसरे समुदाय को हक अधिकार मिले, भागीदारी मिले, लेकिन ये सरकार जो है निकाय चुनाव भी नहीं करा पाई। और अभी ये जातीय जनगणना की बात कर रही है। आजसू पार्टी जातीय जनगणना के पक्ष में है, लेकिन टाइमिंग गलत है। इसने सभी दलों को जो है 5 साल गुजार दिए तो टाइमिंग सही था। अब ये अगर राजनीतिक स्ट्रोक खेल रहे हैं उस समय हमने झारखंड के हित में, झारखंडियों के हित में काम किया। चलिए, झारखंडियों के हित में काम किया। संजय सिंह साहब, सवाल तो आप ही से बनेंगे। 2011 में सर्वेक्षण हुआ, कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, केंद्र ने सर्वेक्षण करवाया, रिपोर्ट क्यों नहीं जारी किया? आखिर पारदर्शिता से क्यों भागती रही कांग्रेस कि एक बार फिर से झारखंड को, हर राज्य को अलग अलग जातीय जनगणना कराने की आवश्यकता पड़ रही है? बिहार राज्य के बाद झारखंड दूसरा राज्य है जो जाति पर आधारित सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण कराने जा रहा है। अभी हम लोग इस विषय को अपने प्रदेश के संदर्भ में रखें तो अच्छा होगा, क्योंकि अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे, भारत सरकार की जिम्मेवारी को देखेंगे तो 2021 के बाद सेंसस नहीं हुआ है। ये बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि आप जानते हैं कि 85th अमेंडमेंट जो संविधान का हुआ था उसमें यह प्रावधानित है कि 2026 के सेंसस के बेसिस पर ही लिमिटेशन ऑफ पार्लियामेंट होगा। तो लोकसभा सीट्स की जो हमारे वर्तमान में है उनका जो डिलिमिटेशन होगा वो 2026 के सेंसस के बेसिस पर होगा। तो अगर इसको समय पर नहीं कराया गया और 26 में सेंसस आएगा तो डिलिमिटेशन 26 में होगा। सेंसस अगर पहले हो जाएगा तो डिलिमिटेशन डिकेडल होता है, सेंसस तो 10 साल के बाद होगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये पूरा सेंसस, ये 2011 में जो हम लोग के ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा जो कराया गया था वो क्यों रुक गया। इस विषय को अभी थोड़ा सा मेरा आपसे अनुरोध है कि इसको हम लोग अपने राज्य के संदर्भ से अलग करके देखें। हम लोग के राज्य में हम लोग को ये देखना है कि विगत 20 वर्षों में जो राज्य की स्थिति है उसमें जो सामाजिक बनावट है, उसमें जो विषमताएं हैं, आर्थिक सामाजिक विषमताएं हैं, उसको जानने का हमारे पास आधार क्या है। आज एक बिरहोर के घर में, आज एक चेरो के घर में, आज एक असुर के घर में क्या पक रहा है, उसका वार्षिक आय कितना है, उसकी घर में जो संपत्ति है या नहीं है उसका आकलन कभी हुआ है या नहीं हुआ है, ये पूरी प्रक्रिया जो है हम लोग जानते हैं तभी हो पाता है जब हम लोग हाउस होल्ड सर्वे करते हैं। तो हाउस होल्ड सर्वे के जरिए ये इस प्रोसेस को कंप्लीट किया जाता है। इसलिए जो कार्मिक विभाग है ये नोडल डिपार्टमेंट है। नोडल डिपार्टमेंट का अर्थ ये होता है कि यह विभाग जो कार्यपालिका हम लोग का बना है, रूल्स ऑफ एग्जीक्यूटिव बिजनेस, उसमें संशोधन करेगा और ये इस पूरी प्रक्रिया को संचालित करेगा। और सेंसस की तरह एक एक घर का इन्यूमरेशन होगा और घर को हाउस होल्ड के रूप में देखा जाएगा। उसके जो मुखिया होंगे और उसमें जितने परिवार के सदस्य होंगे उनको सूचीबद्ध किया जाएगा। ये प्रथम चरण में होता है। दूसरे चरण में फिर उन्हीं हाउस को विजिट किया जाता है और कई ऐसे प्रश्न होते हैं जो पहले से प्रपत्र में बना रहता है जो उसमें भरा जाता है, अर्थात वार्षिक आय, फॉर एग्जाम्पल परिवार के कितने सदस्य हैं, उनमें से किसका कितना शैक्षणिक स्तर है, वगैरह वगैरह, रोजगार की स्थिति,
इसके बाद आप देखे होंगे बिहार में जब रिपोर्ट आया तो एक तो आंकड़ा था जातियों का बनावट जो समाज में है, कौन कितना प्रतिशत है, उस पर ज़्यादा चर्चा हुआ। लेकिन जो मुख्य बात थी वो पृथ्वी में चली गई कि एक बड़ा हिस्सा बिहार का गरीबी सीमा रेखा से नीचे है, उनका वार्षिक आय 6,000 रुपये से भी कम है। तो हमारे प्रदेश में 37 अनुसूचित जनजाति हैं जी, उसमें जो आदिम जनजाति हैं उनकी स्थिति तो आज के दिन में मुख्यमंत्री सचिवालय में बैठे पदाधिकारी से लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी से लेकर सब लोग चिंता तो व्यक्त करते हैं, लेकिन सटीक आंकड़ा एक एक घर का हम लोग के पास नहीं है। इस सर्वेक्षण से हम लोग के पास एक एक घर का आंकड़ा आएगा। अब आप पूछ सकते हैं कि इसका फ़ायदा क्या है, क्योंकि किसी भी बड़े एक्सरसाइज का जिसमें कि हम लोग इतने लोगों को लगाएंगे, इतने शिक्षक लगेंगे, जितने हमारे आप जानते हैं जितने स्टाफ होते हैं, जो फील्ड स्टाफ होते हैं, मुझसे ज्यादा तो सर आप जानते हैं, प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहे हैं, आपको एक एक नियम कानून उसका पता है। थैंक यू सो मच फॉर रिमाइंडिंग मी अबाउट दैट। तो उसमें इतने लोगों को लगाया जाएगा, युद्ध स्तर पे ये होगा। उसके बाद इसका आउटकम क्या होगा, क्योंकि ये बड़ा प्रश्न होता है कि भाई आप इतना बड़ा एक्सरसाइज कराकर एक डेटा को, मान लीजिए सोशल डेटा को आप संकलित करते हैं, उसको संग्रहित करते हैं, उसको प्रकाशित करते हैं पब्लिक डोमेन में, तो उसका आउटकम क्या होगा? उसका आउटकम ये होगा कि 3 मुख्य इंटरवेंशंस हैं समाज में जो कार्यपालिका सरकार को करनी पड़ती है। एक इंटरवेंशन है शिक्षा, दूसरा इंटरवेंशन है स्वास्थ्य, तीसरा इंटरवेंशन है कल्याणकारी योजनाएं। ये तीनों इंटरवेंशन डिजाइंड होती हैं मैक्रो लेवल पर और माइक्रो लेवल पर। मैक्रो प्लानिंग तो आसान है, कह देते हैं हम लोग कि ठीक है पिछड़ा वर्ग को हम लोगों ने वेलफेयर स्कीम में ये दे दिया, लेकिन हम कैसे जानेंगे कि उसमें कलवार को क्या मिल रहा है? हम कैसे जानेंगे कि जो अति पिछड़ी जातियों में कुछ ऐसी भी जातियां हैं जो एकदम अंतिम श्रेणी में वहां तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा वो लाभ सरकार का? तो मेरा ये मानना है कि समयक रूप से जानने की इसकी आवश्यकता है। नंबर 2, जो ये टाइमिंग पर प्रश्न उठता है, तो मैं बार बार कहता हूं कि राज्य एक सतत संस्था है, सरकारें बदलती हैं। ये संस्था राज्य जो है इसका ये निर्णय ऐतिहासिक है, क्योंकि कोई भी सरकार आएगा इस निर्णय के साथ ही चलेगा, क्योंकि कोई भी सरकार कभी नहीं चाहेगा कि अपने प्रदेश की जनता का हाल वो नहीं जाने। जब हाल ही नहीं जानेगा, सुध नहीं लेगा, तो क्या उसका भला कर पाएगा? चलिए, संजय सिंह साहब प्रशासनिक सेवा के अधिकारी भी रहे हैं, काफी डिटेल्स में इन्होंने जानकारियां दी, इसलिए मैंने भी क्रॉस नहीं किया कि जो मामले हैं पूरी की पूरी तरीके से दर्शकों तक पहुंच जाए। 2 चीजें उन्होंने कही जो उन्होंने इसके फायदे बताए कि ये मामला जो है वो सीधे सीधे शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण से जुड़ा मामला है, और योजनाएं जो हैं वो सीधे उन जातियों तक पहुंच रही हैं या नहीं, उन लोगों तक पहुंच रही हैं या नहीं जिनको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। इसके लिए यह जनगणना जरूरी है। तो फिर यह जनगणना, आखिर जातीय जनगणना इतने सालों से लंबित क्यों है, यह भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया। और क्या ये आने वाले 3 से 4 महीने के भीतर संपन्न हो जाएगा? अगर नहीं होगा तो इस दिशा में क्या पहल किया जाएगा, यह भी एक बड़ा सवाल। तो करते हैं अपने अतिथियों का, चलते हैं एक बार हेमलाल मेहता साहब के पास। झामुमो से हेमलाल मेहता साहब। हेमलाल साहब, कोरोना था, कोरोना आया, कोरोना गया, यह समझ में आ गया कि क्या समस्याएं थी। अब वक्त आपके पास 3 से 4 महीने का है जिसको लेकर आरोप लग रहे हैं। ये जो तमाम प्रक्रियाएं अभी संजय सिंह साहब ने बताई, क्या इन तमाम प्रक्रियाओं का निष्पादन 3 से 4 महीने में हो जाएगा? आचार संहिता भी लगेगी, अभी आपको निकाय चुनाव भी कराने हैं। आखिर इस चुनौती को पार कैसे कीजिएगा? और अगर 3 से 4 महीने में आप संपन्न नहीं करा सकते तो इस दिशा में कदम बढ़ाने के पीछे क्या तात्पर्य है? अभिषेक जी, संजय भैया बहुत ही अच्छा बताए हैं, सारा सिस्टम बहुत तरीके से बताए हैं। थोड़ा सा हल्का सा मैं 2 मिनट लूँगा, 2 सेकंड दूंगा। पिछले अली साहब का एक प्रश्न था, उन्होंने कहा कि बहुत संजीदगी से सुदेश महतो जी ने और आजसू पार्टी ने इसका फेवर किया और इसके लिए सड़क से सदन तक आंदोलन किया इन्होंने। तो मैं पूछना चाहूँगा कि आदरणीय सुदेश महतो जी ने जब बाबूलाल मरांडी की सरकार थी उस समय जब ये आपका ओबीसी का आरक्षण देने की बात थी, उस समय 27% पहले मिल रहा था, जिसको
घटा करके 14% किया गया और उसमें साइन है आदरणीय सुदेश महतो जी का। तो ये कितने हितैषी हैं, झारखंड के हितैषी हैं या फिर ओबीसी के हितैषी हैं, कुर्मियों के हितैषी कितने हैं, ये जनता जानती है। दूसरी बात, ये इन्होंने कहा कि स्थानीय नीति के लिए इन्होंने कहा, आप पहले मेरे को बोलने दीजिए, पहले मुझे बोलने दीजिए, सवाल को खत्म कीजिए। पिछले अरे पहले मुझे बोलने दीजिए, किसने किया, क्यों घटा करके बाबूलाल मरांडी की सरकार में क्यों घटाया गया, 14% क्यों किया गया, ये सुदेश महतो क्या बताएंगे, सुदेश महतो बताएंगे क्या आपने क्यों घटाया, पूरा क्यों नहीं किया, क्यों घटाया, बताए कि आप सत्ता में क्यों घटाया, लगातार सरकार में रही है। अरे आजसू लगातार आपने नौकरी के सवाल, सुनिए, आप चिल्लाइए मत, जब सच्चाई कड़वा होता है, सच्चाई अली साहब, सच्चाई कड़वा होता है। आजसू के लोग कैसे हैं या सुदेश महतो कैसे हैं, ये पूरा झारखंड जान रहा है। स्थानीय नीति, स्थानीय नीति जब लागू होती है रघुवर सरकार में, भाई आपको सच सुनने की ताकत नहीं है तो आप बैठे रहिए चुपचाप। स्थानीय नीति के बारे में अब देखिए, आपको मालूम था, आप सुन लीजिए मेरी बातों को। नहीं, आप स्पष्ट कीजिए कि जनगणना कैसे कराएंगे। अरे जनगणना कैसे, पहले जो हमको प्रश्न किए वो बताइए ना कि क्यों 14% किया, 27 से घटा करके क्यों 14% किया। और स्थानीय नीति सुन लीजिए, आपने पिछड़े वर्गों को क्या लाभ दिया, आप ये बताइए कि नगर निगम का जो चुनाव था उसमें पिछड़े वर्गों, अरे आप तो पिछला 5 साल से कंटिन्यू थे, 5 साल से करने का काम ना कीजिए, पिछला 5 साल से कंटिन्यू थे आप दोनों आपने क्या किया, आप लोग डिबेट में भी पार्टिसिपेट करेंगे। स्थानीय नीति, रुक जाइए हेमलाल साहब, 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा हो गया सर, अब रुक जाइए। उनका जवाब चिल्ला रहे हैं बीच में, समय आप हमको दिए थे वो बीच में टांगा आप भी कहाँ सुन रहे थे, आपको भी सुन रहा तो कह रहा था, नहीं तो जब मेरे वतीन में आएंगे अभिषेक साहब, मुझे तो बात पूरा कर लेने दीजिए सर, मेरी बात पूरी सुन लीजिए। करिए एकदम। मैंने आपसे ये कहा कि क्या 3 महीने के अंदर आप इन सारी प्रक्रिया है उसका निष्पादन कर देंगे। आप लोगों के साथ समस्या कि आप लोग एक दूसरे के सवालों का जवाब देने लगते हैं। आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए ना, काफी समय नहीं है हमारे पास, गिनकर 50 मिनट है सर। मेरे सवाल के जवाब तो पूरे होते नहीं, अब आप आजसू के सवाल के जवाब देने लगे, फिर आप एक नया प्रश्न छोड़ देते हैं, अब वो प्रश्न का जवाब आजसू आपको देगा। ये मत कीजिए सर, मेरा प्रश्न ये है। आपका प्रश्न का जवाब पहले दे दूं? हाँ पहले, उसके बाद लेकिन 2 सेकंड उनके प्रश्न का, उसके बाद फिर उन्होंने कोई भी जब प्रश्न करते हैं तो उनका जवाब देना जनता, तो पहले तो सर एंकर बैठा हुआ, पहले मेरे प्रश्न का जवाब नहीं, मैं क्षमा चाहता हूं, आपका मैं कोई बात नहीं सर, आपका मैं जवाब देता हूं। देखिए अभिषेक साहब, क्या है ना कि जब सरकार चाह लेगी तो 2 महीने में भी हो सकता है। बिहार सरकार ने 2 महीने में देखा होगा, स्टे लगा था, उसमें पाबंदी लगा था, उसके बावजूद 2 महीने में फिर लास्ट में किया, 2 महीने में ही हुआ। समय बहुत ज्यादा अंतराल में हुआ था, लेकिन जब काम शुरू हुआ तो 2 ही महीना में कंप्लीट हुआ। और वो भी कौन किया था, आदरणीय दीपक प्रकाश का हम सुन रहे थे, बाइट सुन रहे थे कि करा के दिया ना भाई, नीतीश कुमार तो करा के दिया, आपको कराना था तो करा लेते। नीतीश कुमार नहीं किए, महागठबंधन की सरकार ने कराई थी, वहां महागठबंधन की सरकार ने कराई थी बिहार में, और यहां भी चाहेंगे, हमें साथ मिलेगा, सरकार चाहेगी और कार्मिक विभाग चाहेगा तो 2 महीना में हो सकता है, नहीं हो सकता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। अब डिस्टर्बेंस हमको शक होता है कि जिस तरह से ये लोग सगुफा छोड़ रहे हैं, कहीं व्यवधान न डाल दे, जिस तरह से स्थानीय नीति और सरना धर्म कोर्ट को लटका दिए केस करके, उस तरह कहीं ये लोग कोर्ट में न चले जाएं और कुछ व्यवधान न डालें, ये डर सताता है। इसलिए जो है सो हम आग्रह करेंगे तमाम विपक्षी दलों से भी कि हमें सपोर्ट करिए, 2 महीना में करा के दिखा देंगे, एकदम होगा, सरकार चाहेगी, दृढ़ संकल्प है, हो जाएगा। अब रही सवाल स्थानीय नीति का, इन्होंने कहा था स्थानीय नीति में भी सड़क से सदन तक, तो मैं बताना चाहूँगा कि 85 का जब स्थानीय नीति लागू हुआ रघुवर दास की सरकार में,
तो आजसू पार्टी पूरा झारखंड में मिठाई बांटा था और ये उन्होंने विरोध नहीं किया, साइन करने का काम किया था। तो जनता देख रही है इनकी कथनी और खतियान आधारित स्थानीय नीति और नियोजन नीति का वकालत किया है, हमेशा किया और आज भी वो उस पर संकल्पित है। और आने वाले समय में आजसू पार्टी श्री सुदेश कुमार महतो के नेतृत्व में इस झारखंड राज्य में स्थानीय नीति और नियोजन नीति का निर्माण होगा। बोलिए हेमलाल जी। बोल दिया, क्योंकि इन्होंने बीच में अड़ंगा लगा दिया। आप बोलेंगे कि बीच में नहीं, अब आप बोलिए, मैंने उनको बोला चुप रहने। आप लोग हल्ला करते हैं, इसलिए जब ये बोलने लगे तो हम चुप हो गए। अब आप बोलिए, अब वो नहीं बोलेंगे, आप बोलिए। तो मैं यही कहना चाहूंगा, आग्रह करना चाहूंगा विपक्षी दलों से भी कि साथ दीजिए, इस तरह का राजनीति नहीं करिए। और यदि आपको नहीं पसंद है तो आप एक शब्द में बोल दीजिए कि हमें जातीय जनगणना पसंद नहीं है, इसे बंद किया जाए। आजसू जातीय जनगणना के समर्थन में है, पक्ष में है, लेकिन सरकार अपने वादा को पूरा करे जो पहले उन्होंने किया है। पहले मुझे संजय सिंह साहब से एक समझ लेने दीजिए, टेक्निकल समस्या। संजय सिंह साहब, 2 महीने में इन्होंने कहा कि बिहार में जातीय जनगणना संपन्न हो गई और झारखंड में अभी सर्वेक्षण के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई है कार्मिक विभाग को। आपका अनुभव क्या कहता है, क्या झारखंड जैसे राज्य में आने वाले 2 महीनों के अंदर अंदर निकाय चुनाव के साथ साथ जातीय जनगणना को भी संपन्न कराने लायक मैन पावर है आपके पास सरकार में? पहला तो प्रश्न ये है आपका जो अवधि से जुड़ा हुआ है, तो मेरा ये मानना है कि बिहार को संघर्ष करना पड़ा था, क्योंकि माननीय पटना उच्च न्यायालय फिर सर्वोच्च न्यायालय में ये विषय गया। लेकिन इंदिरा सावनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में 1992 में एक ऐतिहासिक जजमेंट आया था जी। उसी जजमेंट में ये स्पष्ट किया गया कि पिछड़ेपन का आकलन और निर्धारण करने में जाति को आधार बनाया जा सकता है। तो प्रथम पक्ष तो क्लियर हो गया कि जाति पर आधारित कोई भी सामाजिक सर्वेक्षण पिछड़ेपन के आकलन के लिए हम लोग कर सकते हैं। इसलिए हमारे मित्र जो चिंतित थे कि बाधा को उत्पन्न करेगा, तो बाधा नहीं हो सकता है। अब आया आपका दूसरा प्रश्न कि हमारे एक मिनट आपको रोकना चाहूंगा संजय साहब। हेमलाल जी, आपने भ्रामक जानकारी दे दी। बिहार में 2 महीने में जातीय जनगणना का कार्य संपन्न नहीं हुआ, 2 चरणों में संपन्न हुआ। पहले चरण में 7 जनवरी 2023 से शुरू हुआ था और 15 अप्रैल को दूसरा चरण शुरू हुआ था, जो 15 मई तक चलना था, मगर 4 मई को ही पटना हाईकोर्ट ने जातीय जनगणना पर अस्थायी रोक लगा दी थी। उसके बाद फिर रोक हटी तो हुआ, लेकिन 4 मई तक, जनवरी से 4 मई तक पहले चरण का काम चलता रहा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 5 मई लगे, 5 महीने लगे एक चरण को निपटने में। किस आधार पे आपने कह दिया कि 2 महीने में बिहार ने संपन्न कर दिया था? क्या आधार था आपके कहने का? आ रहा हूं वली साहब। अभिषेक साहब, यदि आप वही आधार लेते हैं तो चलिए ठीक है, वहाँ की जनसंख्या और यहाँ की जनसंख्या में अंतर है। जो मशीनरी काम करती है तो मशीन नहीं सर, भ्रामक जानकारी ना दे मेरे दर्शकों को। एक सेकंड, ये मेरा शो है। अगर आप, मुझे तभी से ढूंढना पड़ रहा था क्योंकि आपने ऐसी चीज निकाल दी कि बिहार ने 2 महीने में जातीय जनगणना कर ली। अब मुझे ये तलाशना पड़ेगा कि कितना वक्त लगा था। जब मैंने पूरा डिटेल्स अभी देखा तो मैं देख रहा हूं कि 5 से 6 महीने तो एक चरण में 4 महीने लग गए हैं। उसको बाद हाईकोर्ट की उस पर रोक लग गई, हाईकोर्ट की फिर रोक हटी, उसके बाद दूसरा चरण गया। और ऐसे में आप ये कह रहे हैं कि 2 महीने में विधानसभा चुनाव सर पर है, आचार संहिता लगने वाली है, आपको निकाय चुनाव कराने हैं, ट्रिपल टेस्ट कराना है आपको, जो आप नहीं करा रहे हैं। आप भाग रहे हैं। कोर्ट में जाकर आपने ये कहा है कि ट्रिपल टेस्ट बिना कराए भी किया जा सकता है निकाय चुनाव, कोर्ट इसकी अनुमति नहीं दे रहा। कैसे करेंगे सर? और फिर आप कह रहे हैं कि नहीं, ये चुनावी शगुफा नहीं है। अभिषेक साहब, ट्रिपल टेस्ट की जहां तक आपने बात कही, तो ट्रिपल टेस्ट के लिए भी कदम बढ़ चुका है। आप मुझे ये बताएं सर कि भ्रामक जानकारी पहले आप मत दीजिए, ये मैंने आपको जानकारी दी। संजय सिंह साहब अपनी बात पूरी कर लें, अधूरी रह गई थी बात, ये आपके लिए थी सर। मेरे शो में कृपया आप लोगों से आग्रह है, भ्रामक जानकारी ना दें। भ्रामक जानकारी देखकर जाइएगा, मैं अगली बार आप जब आएंगे मैं उस चीज को लेकर बैठा रहूंगा सर, इसीलिए ये मत कीजिएगा। चलिए संजय सर। नहीं, ये तो हम लोग का दायित्व है कि जब हम बैठते हैं, आपकी जिम्मेदारी है, आप लोगों की जिम्मेदारी है सर। आप अपने पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पार्टी के अलावा सबसे बड़ा दायित्व तो यहाँ जो प्रदेश के दर्शक हैं, जो देखते हैं, उनके लिए भी आपका दायित्व है। बिल्कुल, उनके प्रति दायित्व है, क्योंकि आपका चैनल बहुत लोकप्रिय है। जहाँ तक अवधि की बात है, तो हमारा जो पूरा स्ट्रेंथ है
जिस स्ट्रेंथ को हम देखते हैं, मोबिलाइज करते हैं उसको हम, जिसमें सबसे अधिक संख्या है शिक्षकों का, पारा शिक्षकों का, और मेडिकल डिपार्टमेंट में, स्वास्थ्य विभाग में जाएंगे तो बहुत सारे स्टार्टर्स हैं, विभिन्न स्तर के कर्मी हैं। वैसे ही आपको बहुत पारा स्टाफ मिलेंगे। तो स्टाफ को जब मोबिलाइज करके उनको एक मॉड्यूल देकर ट्रेन करके जब इस काम में लगाया जाएगा, तो सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे पास डेटा पहले से बहुत अवेलेबल है, संग्रहित है। ऐसा नहीं है कि हमको रॉ डेटा फिर से एकदम शुरू करके निकालना होगा। बहुत सा डेटा हमारे डेटाबेस में है। तो हमारा काम बेसिकली जो अवेलेबल डेटा है, जो डेटाबेस में हमारे पास सूचनाएं हैं, उसको फिर हम नए फॉर्मेट में डालकर उसको अंतिम रूप से हम एक ऐसे डॉक्यूमेंट के रूप में प्रकाशित करें जो विश्वसनीय हो, प्रामाणिक हो और जिसकी बेसिकली उपयोगिता हमारे नीति निर्धारण में हो। जी नहीं हाँ, अली साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि राज्य में प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, +2 स्कूल में शिक्षकों का 1,25,000 पद खाली पड़ा हुआ है। राज्य जो है शिक्षक विहीन है। मेडिकल स्वास्थ्य कर्मियों का भी वही हाल है, 80,000 से ज्यादा पद जो है स्वास्थ्य कर्मियों का खाली पड़ा हुआ है। तो आप मेन पावर कहाँ से लाएंगे? बिहार के पास सारी उपलब्धता थी, उसके बावजूद उसने एक लंबा समय लगा लिया, 8 महीना से 9 महीना का पीरियड लिया 2 चरणों में, और ये साहब कह रहे कि 2 महीना में हम जो है जाति की जनगणना करा देंगे। तो ये पब्लिक को दिग्भ्रमित करने का काम, ठगने का काम ना करें। भावनाओं में भड़काकर पहले भी आपने वोट हासिल किया, फिर आप उसी भावनाओं की राजनीति करना चाहते हैं। तो आजसू पार्टी जातीय जनगणना के समर्थन में है, मैं फिर कह रहा हूं, स्थानीय नीति के समर्थन में है, नियोजन नीति के समर्थन में, झारखंडियों के हक अधिकार के सवाल, उनके विकास रोजगार के सवाल में आपके साथ समर्थन में खड़ा है। लेकिन आपने जो वादा किया था पहले आप उसको तो पूरा करवाइए। आप पहले ट्रिपल टेस्ट तो करवा लीजिए, आप पहले नगर निगम का चुनाव तो करवा लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िएगा चैप्टर को। चलिए, कमाल खान साहब हमारे बीच आ गए हैं भाजपा से। कमाल खान साहब, स्वागत है आपका। कैबिनेट ने फैसला लिया है, कार्मिक विभाग को, आप काफी विलंब से आए हैं, कैबिनेट ने जो फैसला लिया कार्मिक विभाग को जातीय जनगणना के सर्वेक्षण की जिम्मेदारी सौंपी है। इस मुद्दे पर आज बाबूलाल मरांडी ने कहा कि 2011 में ही सर्वेक्षण हो चुका है, आदिवासियों का, मुसलमानों का, दलितों का सर्वेक्षण कंप्लीट है, तो आखिर अभी क्यों? और अगर कराना ही था तो आप 4.5 साल से ज्यादा समय हो गए आप सरकार में हैं, आपने ये पहले क्यों नहीं कराया? आपकी मंशा नहीं है कराने की, आप ये चुनावी स्ट्रोक खेल रहे हैं। एकदम निश्चित रूप से एकदम लोगों को खाली ये झूठ बोलकर भ्रम पैदा करके सिर्फ वोट लेने का प्रयास करते हैं। जिस तरह लोकसभा में भी आपने देखा ना, यहाँ पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। 1-1.5 साल से आपका नगर निगम को इन लोगों ने कर दिया, कहीं भी चुनाव नहीं हुआ है, पानी के लिए हाहाकार है। आरक्षण की नीति पर आपका कोई कदम इन्होंने पहल नहीं, जबकि कोर्ट का फैसला है, और उसके बाद भी इन्होंने अमली जामा नहीं पहनाया। ये झूठा है, ये आपका भ्रम पैदा करने का है। और मैं निश्चित रूप से, अगर ये है तो मेरा प्रदेश अध्यक्ष ने जो कहा है उस पर अमली जामा पहना ले, अगर नियत और नीति सरकार का सही है तो। चलिए, नियत और नीति पर सवाल उठ गए हैं। हेमलाल साहब का फिर से एक बार रुख करते हैं। हेमलाल साहब, थोड़ा सा विषय से इतर होता हूं। पाकुड़ में झारखंड और पश्चिम बंगाल के बीच युद्ध जैसी स्थिति हो गई है। पाकुड़ की स्थिति आज ऐसी है कि पाकुड़ के गोविंदपुर गांव की अगर हम बात करें तो गोपीनाथपुर गांव की, तो वहां पर पश्चिम बंगाल के क्रिस्टोफर नगर के लोग जब तब हमला कर रहे हैं। पुलिस छावनी में पाकुड़ तब्दील है गोपीनाथपुर को। एसपी खुद कैंप कर रहे हैं, एसपी प्रभात कुमार लगातार 3 दिन से वहां कैंप कर रहे हैं। घर को जलाने का प्रयास किया गया। राजमहल लोकसभा क्षेत्र है साहब, विजय हांसदा सांसद है वहां के। 72 घंटों से लेकर अभी तक विजय हांसदा या आपके विधायक कोई भी उस जगह पर नहीं गए, ना कोई प्रतिनिधि गया है। क्या कारण हो सकते हैं हेमलाल साहब? अभिषेक साहब, देखिए अभी विधानसभा का चुनाव आने वाले हैं, और जो घटना हुई है वहाँ हमें खेद है, मैं निंदा करता हूँ, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये चुनाव को देखते हुए, अभी विधानसभा का चुनाव है, आने वाला है, अभी कितना इस तरह का हिंदू मुस्लिम बहुत सारे तरह के अभी षड्यंत्र होंगे, इसका कहना बड़ी मुश्किल है। इसका मतलब आप अपने राज्य के लोगों को छोड़ देंगे? नहीं, उनके हाल पर नहीं, छोड़े नहीं हैं।
सर वो भी वोटर थे सर आपके, इस अभी चुनाव गुजरा है, आप विधानसभा की बात कर रहे हैं, लोकसभा तो तुरंत गुजरा है। मैं तो कहा ना, कानून अभी देखिए, ऐसा तो नहीं है कि वहाँ प्रशासन नहीं गई, प्रशासन काम कर रही है और जो दोषी होंगे वो जरूर पकड़े जाएंगे। जाके बंगाल जाकर पकड़िएगा सर, झारखंड के दोषी को पकड़ नहीं पाते हैं आप, बंगाल जाकर पकड़िएगा। आ रहा हूं संजय साहब, अली साहब पहले से हाथ उठा रहे हैं। अली साहब, आज अमर बावरी, रणधीर सिंह, अमित मंडल, अनंत ओझा, ये तीनों विधायक के साथ नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी वहां पर गए, उन्होंने घटनास्थल का जायजा लिया, दौरा किया, कई सारी बातें आई हैं, हिंदू मुस्लिम की बात हो, मैं धर्म की बात ही नहीं कर रहा, मैं बात यह कर रहा हूं कि ये एक राज्य की बात है, एक जनता की बात है। अगर गोपीनाथपुर झारखंड के नक्शे में है तो वहां के जनप्रतिनिधि कहां गायब हैं कि दूसरे जगह से लोग जा रहे हैं, भाजपा जा रही है वहां पर। क्या गोपीनाथपुर भाजपा का वोट बैंक है, इसीलिए झामुमो को और कांग्रेस को वहां से कोई लेना देना नहीं है? पहले भी वहां के सांसद, जो राजमहल के सांसद है, पहले भी अपने क्षेत्र से गायब रहे हैं। आप देखे होंगे कि लोकसभा चुनाव के दौरान उनका काफी विरोध हो रहा था, लोग वोट देने को तैयार नहीं थे, लेकिन जिस प्रकार दिग्भ्रमित किया गया वहां के स्थानीय लोगों को, मतदाताओं को, और दिग्भ्रमित करके वोट हासिल करके सत्ता हासिल करके सत्ता के शीर्ष में बैठे हुए। मेरा यह कहना है कि सरकार का काम खेत जताने का नहीं है, लोगों को न्याय देने का है, सम्मान देने का है, सुरक्षा देने का है। वो हमारे लोग हैं, झारखंड के लोग हैं, वहां पर क्या मामला है, सरकार को तुरंत उस पर जो है जांच करना चाहिए था, पूरा फोर्स लगाना चाहिए था, लेकिन सरकार के लोग यहाँ तो खेत जता रहे हैं। तो सरकार को हमने जो है खेत जताने के लिए सत्ता नहीं दिया है, नहीं, फोर्स अपना काम कर रही है, सम्मान देने के लिए हमने सत्ता दिया है। फोर्स अपना काम कर रही है, फोर्स अपना काम कर रही है, झारखंड पुलिस अपना काम कर रही है, बाकायदा एसपी वहां पर कैंप किए हुए हैं, पिछले 3 दिनों से प्रभात कुमार वहां पर छावनी लगाकर बैठे हुए हैं। लेकिन सरकार के लोग कहां हैं, नुमाइंदे कहां हैं, जो जनप्रतिनिधि वोट मांगने गए थे? स्थानीय विधायक कहां है, वहां का स्थानीय सांसद कहां है? मेरे पास, हमारे पास कई तमाम विजुअल्स होंगे। माननीय मुख्यमंत्री कहां है? माननीय मुख्यमंत्री आदिवासी मूलवासियों के हित की बात करते हैं, उनको तो घटनास्थल में जाना चाहिए। संजय सिंह साहब आपका रुख करते हैं। संजय सिंह साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन मुझे यह बता दें कि क्या जातीय सर्वेक्षण के आंकड़ों में गोपीनाथपुर का गांव दिखता है ना? वहां भी तो दलित होंगे, मुस्लिम होंगे, आदिवासी होंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। मैं आता हूं इस तरह के घटनाओं के संदर्भ में। असम और मिजोरम के बीच में ऐसा हिंसक झड़प हुआ था, इसको हम लोग बोलते हैं बॉर्डर डिस्प्यूट। इसके कई कारण होते हैं, इसका डेमोग्राफिक भी कारण होता है। इसका कारण ये भी होता है कि घटना एक खास राज्य के किसी भौगोलिक हिस्से में घटा, उसका प्रभाव दूसरे राज्य के हिस्से में पड़ा, प्रतिशोध हुआ, एक पूरा साइकिल शुरू हो जाता है। अब दोनों राज्यों के पुलिस के लिए, प्रशासन के लिए ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है उसको कंट्रोल करें। अगर आप थोड़ा सा, जैसे आपने गूगल सर्च करके इनका 2 महीने वाला जो एक मिस इन्फॉर्मेशन था उसको आपने करेक्ट किया, तो आप देख लेंगे कि असम और मिजोरम का जो कॉन्फ्लिक्ट था इतना एस्केलेट कर गया था कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उसमें इंटरवीन करना पड़ा। तो हम ये मानते हैं कि पॉलिटिकल लोगों को जब भी ऐसा कोई सिचुएशन आए तो उनको उस वोलेटाइल सिचुएशन से अपने को दूर रखना चाहिए और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को छोड़ना चाहिए, क्योंकि अपने लॉन्ग ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस हम देखे हैं कि जब भी वोलेटाइल जाता है सिचुएशन जिसमें कम्युनिटीज इन्वॉल्व हो, जिसका हो सकता है कुछ हिस्टोरिक बैकग्राउंड हो कॉन्फ्लिक्ट का, तो उसमें पॉलिटिशियंस के आने से सिचुएशन बिगड़ता है, ये मेरा मानना है। और कभी कभी रिकॉन्सिलिएशन भी होता है, कभी कभी रिकॉन्सिलिएशन भी होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि दोनों पक्षों को बैठा के उनको समझाने का, उनको एक रास्ते पर लाने का काम भी जनप्रतिनिधि और जनता के नुमाइंदे करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जब सिचुएशन बहुत वोलेटाइल रहे, जिसको कहते हैं हम लोग एकदम टेंस एंड वेरी डेलिकेट सिचुएशन, तो वहां पर सिर्फ सीआरपीसी 144 के अंतर्गत धारा जो लगता है प्रोहिबिटरी ऑर्डर लगाकर पुलिस और प्रशासन को रखना पड़ता है। 144 वहां कैसे लगेगा जब आपका विवाद ही पड़ोसी राज्य के साथ है? अब आप वहां विवाद लगा देंगे तो जो लोग वहां रह रहे हैं वहां अगर 144 लगा देते हैं तो जो वहां रह रहे हैं, जो किसी भी तरीके से उसमें संलिप्त नहीं है, जो झारखंड के लोग हैं, वो शिकार हो जाएंगे। निषेधाज्ञा का मतलब ये नहीं होता है कि आप 6 से लोगों से ज्यादा, 5 से ज्यादा लोगों का समूह बना के नहीं खड़ा हो जानते हैं, वो सामान्य जानकारी है। निषेधाज्ञा का मतलब हो गया कि अगर बॉर्डर से हमारे राज्य में भी कोई प्रवेश करेगा तो हम उसको गिरफ्तार करेंगे। सर वो तो छावनी बना हुआ है, वो तो बाकायदा जांच हो रही है, तलाश हो रही है। ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि ये सवाल वहां की स्थानीय जनता पूछ रही है, जिसने वोट दिया है, जिसने सांसद चुना है। सवाल उसका है कि जब अभी तुरंत चुनाव गुजरे, तुरंत परिणाम आया, सब जगह के सांसद अपने अपने क्षेत्र में जा रहे हैं, जेएमएम के सांसद कहां है? ये सवाल वो जनता पूछ रही है, उस जनता के लिए ये सवाल था। रुक करते सीधे अपने अतिथियों का
वक्त की कमी है, आप सभी से आग्रह होगा थोड़े थोड़े लफ्जों में, थोड़े थोड़े वक्त में अपना जवाब दें। कमाल खान साहब, पहला सवाल आपसे, हालांकि पूछना चाहता था आपसे कि भाजपा के कार्यालय पर बुलडोजर चलने का आदेश निकाल दिया है, भाजपा के आपको जवाब देने के लिए 15 दिन कहा गया है, किस आवास पर, किनके आवास पर आप लोगों ने कार्यालय बना दिया है, सवाल यह भी है। लेकिन उसके पहले एक सवाल पूछ लेता हूं कि जातीय सर्वेक्षण के लिए कार्मिक विभाग को जिम्मा तो सौंपा गया, लेकिन टाइमलाइन तय नहीं किया गया, आखिर ये क्या मतलब है इसका? देखिए, एकदम आपका सिर्फ चुनाव के वक्त ये झूठ भरम पैदा करने का एकदम प्रयास सरकार का है, और झूठ बोलकर ये विधानसभा में वोट लेना चाहते हैं। इनका नियत और नीति एकदम साफ नहीं है। एकदम आपका ये मैं बोल रहा हूं तो कि हाई कोर्ट का फैसला के बाद अभी तक नगर निगम का नहीं है, ना आरक्षण को तय किया गया है कि टाला जाए टाला जाए टाला जाए, कि जब भी नगर निगम, आज हाहाकार मचा हुआ है। आज वार्ड कमिश्नर रहते तो पानी के लिए पूरे झारखंड में हाहाकार तो मचता नहीं। सब टाउन में नगर इकाई है, वहाँ का ये होते, तो उसको छोड़कर जो काम करना चाहिए जनता के हित में वो काम नहीं है। और सही बात है कि 5 साल तक कहाँ थे वो? 2011 का सर्वे नहीं मानते हैं तो 5 साल कहाँ थे? जनगणना करा लेते, जनगणना में कोई पीछे भागता तब ना। तो कह रहे हैं हेमलाल साहब कि 2 साल तो कोरोना में निकल गए, अब फिर सरकार को भी तो बचाने में निकल गए। सर, बार बार आप लोग तोड़ने की कोशिश करते हैं, इनको शक्ति प्रदर्शन करना पड़ा, 3 साल तक शक्ति प्रदर्शन की सरकार। तो हम कहाँ तोड़ रहे थे? ना हम लोग तोड़ने का प्रयास कर रहे थे। कौन तोड़ रहा था? कहाँ कोई तोड़ रहा था? अपने आप। तो फिर कैसे 3-3 लोग 3-3 जेल चले गए? कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी, राजेश कच्छप जेल चले गए, बताइए कैसे चले? हम लोग से कोई लेना देना नहीं है, वो तो वही जवाब दे सकते हैं कि क्या कर रहे थे। हम लोग तोड़ने का काम नहीं करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। जनता देख रही है, जनता आपका देख रही है। हेमलाल साहब, उसमें तो कंप्लेनेंट भी कांग्रेस के विधायक बोलकर भ्रम में पैदा करके आप लोगों ने लोकसभा में वोट लिया है, लेकिन अब वो दरार को हम लोग पाटेंगे, और जहां आप लोगों ने बरगलाने का प्रयास किया है जो लोकसभा चुनाव में, उसको ठीक करेंगे। और आप देख लेंगे कि नवंबर और दिसंबर में झारखंड विधानसभा का चुनाव होगा, तो यहाँ की जनता आपको सबक सिखाएगी। और एनडीए गठबंधन को 2/3 कौन मंगलसूत्र और कौन झूठ बोल रहा था, तभी भी साफ कीजिए नगर निगम चुनाव का क्या है आपका। वो तो करा रहे हैं, अभी तक आपने चुनाव कराने वाले हैं हेमलाल साहब नगर निगम का। टाल मटोल कर रहे हैं। अच्छा, कमल साहब बोलने दीजिए, आप विलंब से आए, लेकिन उनको जवाब तो देने दीजिए सर। जी बोले कमल साहब, जल्दी बोले। संजय सिंह साहब कुछ कहना चाहते? अभिषेक साहब, मैं बता देना चाहूँगा कि इसी के साथ जातीय जनगणना के साथ में नगर निगम चुनाव भी हो नहीं, नगर निगम चुनाव नहीं हो सकता है अभी, चूंकि जब तक ट्रिपल टेस्ट नहीं होगा। कर दिया कि नगर निगम का चुनाव नहीं होगा। अरे फिर सुनिए ना भाई, कर दिया कि नगर निगम का चुनाव नहीं। अभिषेक जी बोलिए सर। अरे दादा बोलिए, चलिए साहब मत काटिए, बताइए। जब हम चिल्लाएंगे तो फिर तो अब वक्त खत्म हो गया सर, वक्त खत्म हो जा रहा है। इसीलिए मैं पूछना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, पूछने लगे सर, संजय सिंह साहब को बोलने दीजिए। जब नीति ठीक था तो 10 साल कहाँ थे? जनगणना नहीं करा पाए। बोले सर जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? मेरा बस एक ही संदेश है आपके दर्शकों को कि इस राज्य का जो सबसे ऐतिहासिक पल है वो सामने है कि एक एक घर में जाकर एक एक घर की कहानी एक ऐसे दस्तावेज में दर्ज होगी जिसको सर्वेक्षण कहा जाएगा। ठीक है, उसको राजनीतिक रूप में सर सामने नहीं है सर, टाइमलाइन तय नहीं है। नहीं, टाइमलाइन इसलिए तय नहीं है, उसका कारण है क्योंकि अभी वक्त है संजय सर, एसओपी बनेगा। हाँ, इसीलिए बोल रहा हूं कि बनाने कार्मिक को मालूम है कि वक्त खत्म हो गया सर। आपके पास ना तो मेन पावर है ना तो समय है। इस संदेश के लिए आपके पास अभी वक्त है, जब टाइमलाइन तय हो जाए, जब प्रक्रिया में आ जाए तब जरूर शुरू करें। क्योंकि अभी तो जैसे किसानों के लोन माफी की योजना अभी तुरंत आ गई है, पहले 50,000 थी, अभी 2 लाख कर दी गई है। 200 यूनिट बिजली भी फ्री हो गई है, जातीय सर्वेक्षण भी है, तमाम तरीके के कल्याणकारी योजनाएं हैं। और ये बेहतर है कि जनता को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले, और अगर इस तरीके से लाभ मिले तो हर वर्ष चुनाव हो। जनता तो यही चाहेगी कि चुनाव हर वर्ष होते रहें, 5-5 वर्षों की सरकार ही ना बने। कहीं ना कहीं अगर निःशुल्क स्तर पर चुनाव कराया जा सकता तो जनता चाहती कि हर साल चुनाव हो जाए, कई सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा।
क्योंकि हर साल समस्याएं पेंडिंग रह जाती हैं, हर साल कई ऐसे मामले हैं जो उलझे रह जाते हैं। स्थानीयता का मुद्दा अभी तक सुलझा नहीं है। वो 9वीं यानी सूची से लेकर कभी राजभवन जा रहा है, कभी वापस आ रहा है, फिर राजभवन जाता है, फिर 12 समय निकल गया सर, 53 हो गए। कल फिर आप आमंत्रित रहेंगे, जरूर आए। वक्त की कमी है, वक्त की पाबंदी है, डिस्कशन और लंबा चल सकता था। मुद्दे कई हैं आज के ज्वलंत मुद्दे, लेकिन उनके बीच जातीय सर्वेक्षण का दावा सरकार ने किया है, कार्मिक विभाग को जिम्मेदारी सौंपी है। एक अच्छी पहल है, निश्चित तौर पर एक अच्छी पहल है, एक अच्छा प्रयास है, लेकिन इस प्रयास को अमली जामा पहनाने के लिए वक्त बहुत कम है। यह भी एक कटु सच्चाई है और यही कारण है कि टाइमलाइन तय नहीं किया गया है कि यह होगा कब। अगर सरकार अगली बार आ जाती है जेएमएम INDIA की सरकार, तो उम्मीद कीजिए कि जितनी जल्दी हो जाए। सरकार अगर बदल भी जाती है तो जो दूसरी सरकार आएगी, भाजपा और आजसू भी कह रही है कि हम भी तैयार हैं जातीय सर्वेक्षण को, लेकिन आप निकाल लीजिए 2014 से 2019 तक 5 साल भाजपा आजसू ने राज किया, जातीय सर्वेक्षण नहीं हुआ। नहीं, ठीक है अली साहब, समर्थन में है मैं। 14 से आप समर्थन में है, 14 से 19 तक भी समर्थन में रहे, सर्वेक्षण नहीं हुआ। 19 से 24 आ गया, कांग्रेस और आपने जेएमएम को भी मौका दिया, सर्वेक्षण नहीं हुआ। अब विधानसभा चुनाव के ठीक पहले सर्वेक्षण की बात है, कितना धरातल पर उतरता है ये जो तोहफा है, ये देखने लायक होगा, दिलचस्प होगा। धन्यवाद करते हैं अपने अतिथियों का। हमारे साथ कांग्रेस से संजय सिंह साहब थे, धन्यवाद संजय सिंह साहब आपका। कांग्रेस से भाजपा से कमाल खान साहब थे, कमाल साहब बहुत धन्यवाद आपका। आजसू से अली साहब हमारे साथ थे, अली साहब बहुत धन्यवाद आपका। और झामुमो से हेमलाल मेहता साहब थे, हेमलाल जी बहुत धन्यवाद आपका। आप सभी अतिथियों का बहुत धन्यवाद। खबरें चलती रहेंगी, बने रहिए न्यूज़ 11 भारत के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।